नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की दोपहर 1 बजे वर्चुअल रैली जन चौपाल में यूपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और इस रैली से अलीगढ़ समेत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा के लोग जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी वर्चुअल रैली है। रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभा क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे। ये रैली 122 मंडलों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सीधे तौर पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का जुड़ाव होगा। रैली का संचालन प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया जाएगा। प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं और आमजन भी प्रधानमंत्री को विभिन्न माध्यमों से सुन पाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रैली से जुड़ेंगे। रैली में अलीगढ़, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल शहर और इगलास विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। रैली का लिंक विधानसभा क्षेत्र के स्मार्टफोन वाले सभी लोगों को भेजा जा रहा है। इसके अलावा मेरठ की सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। ये भी बता दें कि इससे पहले खराब मौसम के कारण उत्तराखंड में होने वाली पीएम की वर्चुअल रैली को स्थगित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल की सीटों पर नामांकन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल लिया है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 11 फरवरी तक जारी रहेगी। नामांकन की जांच 14 फरवरी को होगी, जबकि 16 फरवरी को नाम वापस की अंतिम तारीख तय की गई है। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। नामांकन से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर गोरखपुर को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं आज अपनी गोरखपुर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत क्रांति भूमि गोरखपुर को कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। सीएम योगी ने आज सवेरे महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए 1000 प्रतिनिधि के बीच चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जनसभा में शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को सैंड माइनिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी आज हनी को दोपहर करीब 12 बजे जालंधर कोर्ट में पेश करेगी और बीते दिनों अवैध रेत खनन को लेकर ईडी की टीम ने पंजाब में जो छापेमारी की थी, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा नकदी, 21 लाख का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी बरामद हुई थी और इसके साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस बरामदगी में सबसे ज्यादा नकदी भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों से हुई थी। यह रकम लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। ईडी ने बीते गुरुवार को हनी को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ के दौरान भूपेंद्र सिंह घबरा गए और उसने ईडी अधिकारियों के समक्ष तबियत बिगड़ने की बात कही और इसके बाद उसे जालंधर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। रात करीब 1 बजे अस्पताल ने भूपेंद्र की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल होने का दावा किया, जिसके बाद रात 2 बजे भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी द्वारा भूपेंद्र को आज मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। बताते चले कि साल 2018 में दर्ज हुए अवैध खनन के एक मामले में 18 जनवरी को भूपेंद्र सिंह हनी के मोहाली, लुधियाना और पठानकोट स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और इसी के साथ यूपी में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की है। गोली ओवैसी की गाड़ी के दरवाजे पर लगी है और ये हमला तब हुआ जब ओवैसी मेरठ से एक जनसंपर्क अभियान से दिल्ली लौट रहे थे। बताते चलें कि ओवैसी की गाड़ी जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़ गाजियाबाद खंड पर छिजारसी टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई,
हमलावरों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले 2 लोग थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान सचिन के तौर पर हुई। AIM अध्यक्ष ने मीडिया के सामने पूरे हमले की कहानी बयां करते हुए बताया कि आखिर वो कैसे बचे। AIM नेता इरफान पठान जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सर FM न्यूज में आपका। थैंक यू। इरफान जी, असदुद्दीन ओवैसी पर ये जो हमला किया गया है, 4 राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि आखिर ये पूरा हमला जब हुआ, क्या वहां पर स्थिति थी, क्या माहौल थी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। क्या आप समझते हैं कि इनकी साजिश इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं, ये भारत के संविधान पे हमला है और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप पे बहुत बड़ा हमला करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज दिया गया कि हम तुमको हिंदुस्तान के अंदर अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं करने देंगे। तो ये हमला जो है सिर्फ एक रुख से आप मत देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर महात्मा गांधी को गोली मारी थी। ये उन्हीं की नाजायज औलादे हैं जो आज भी हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम के नाम पे और अराजकता के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीजें हिंदुस्तान में मुल्क आजादी से शुरुआत हुई है और ये चल रही है, क्योंकि आज उन्हीं की औलादों के हाथ में शासन प्रशासन की बागडोर है। तो ये सारी चीजें जो है होती रहेंगी। हमको मिटाने की साजिशें ये रच रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप को मिटा दिया जाए जो हिंदू मुसलमानों के हकूक की आवाज उठा रही है, जो हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे, दलित ओबीसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी लीडरशिप को ना डेवलप होने दिया जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर ये लीडरशिप डेवलप हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादों के हाथ से सत्ता और शासन सरकता हुआ दिख रहा है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ये गोली चलाई गई। जिस टाइम ये गोली चलाई गई उस टाइम वो अपने काफिले से जनसंपर्क करके लौट रहे थे और वहां पे टोल नाके के ऊपर जहां गाड़ी स्लो होती वहां पे ये गोली चली। खैर, हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरीके से महफूज हैं और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि इस तरीके अभी कोई घटना मुसलमान का कम्युनिटी का बच्चा होता या कोई होता तो अब तक उस पर पुलिस बहुत सारे एक्शन और रिएक्शन कर चुकी होती, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता, बहुत सारी चीजें हो चुकी होती। लेकिन अब इसको ये लीपापोती करने की न्यूज चैनलों के माध्यम से सरकार कर रही है। लेकिन हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि उन पे NSA की कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक सारे षड्यंत्रकारियों का भांडा फोड़ा नहीं जाता कि इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं प्रदेश सचिव MIM पार्टी उत्तर प्रदेश, मैं इस चीज का पूरी तरीके से विरोध करता हूं कि इस तरीके से जो अनारकी फैलाई जा रही है इसको बंद किया जाए। बिल्कुल पठान साहब, हालांकि जो दोनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जानकारी के मुताबिक आज 12 बजे उन्हें 12 बजे के बाद हापुड़ कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, जांच भी की जा रही है और पुलिस द्वारा इनकी कस्टडी की मांग भी की जाएगी। तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये पूरा जो हमला था ये किया गया है? जी, ये पूरा हमला ये दो नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्रकारी हैं जिनका भांडा पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा करना पड़ेगा और सही तरीके से खुलासा करना पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक जिले में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये कतई ये मत समझे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गठबंधन है संकल्प परिवर्तन मोर्चा ये जो है खामोश बैठेगा। इस पे हम पूरी तरीके से शासन प्रशासन पे नजर बनाए हुए कि लीपापोती जो करने की कोशिश की जा रही है ये लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत हो चुका हमारे साथ जुल्म और मजालिम, अब हम इसको बर्दाश्त करने की कतई वो नहीं सहन करेंगे कि अब इसको हम बर्दाश्त करें। हम इससे बड़े तरीके से एहतजाज करेंगे। और इसको पठान साहब जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें ये भी है कि जो दोनों आरोपी हैं सचिन और शुभम, उन्होंने बताया कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों ही ओवैसी और उनके छोटे भाई ओवैसी के जो
बयान थे उनसे बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ओवैसी के भाषण सुनते थे, उनसे काफी नफरत करते थे। इस तरह ये कौन सा ऐसा बयान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है जो किसी धर्म का विरोध करता हो? एक बयान आप बता दीजिए, उससे ज्यादा। सर, ये दोनों आरोपियों का कहना है, ये दोनों आरोपियों का कहना है, जांच में उन्होंने इस बात को कबूला है। सर, आरोपियों का कहना नहीं है, ये प्रशासन शासन की लीपापोती है और इसी की आड़ में वो सारी साजिशों को दबाना चाहते हैं और हम इसको दबने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की मांग करते हैं और बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए चुनाव आयोग से कहते हैं कि उनको चुनाव के दरमियान Z+ सुरक्षा दी जाए और उनकी सुरक्षा में वृद्धि की जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इस पे चुनाव आयोग एक्शन ले। ठीक है पठान साहब, तो आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं ओवैसी साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि इरफान पठान जो जुड़े थे हमारे साथ, उनका कहना है कि एक बड़ी साजिश के तहत ये हमला किया गया है और वो चाहते हैं कि जांच हो। लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों आरोपी हैं उनका ये कहना है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ही ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों से बेहद नाराज थे। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये ओवैसी के भाषण सुनते थे, उनसे बेहद नफरत करते थे और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये साजिश को अंजाम देने के पीछे वजह बताई जा रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि आज दोनों आरोपियों को करीब 12 बजे के बाद हापुड़ कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा इनकी कस्टडी की मांग भी की जाएगी। आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास हैं। इनमें से जिस अंधविश्वास की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो ये है कि जो भी सीएम नोएडा आता है वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता या फिर उनकी सरकार नहीं बन पाती। पहले इस मेथड को सीएम योगी ने तोड़ा और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा पहुंचे। इससे पहले 2012 में वो आखिरी बार नोएडा आए थे। 2014, 2017, 2019 के चुनाव में वो नोएडा आने से बचते रहे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने नोएडा आकर उस मिथक और अंधविश्वास को तोड़ने का कोशिश की है। रात करीब 11 बजे अखिलेश यादव दादरी के लोहाली टोल प्लाजा पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद करीब 1 बजे वो नोएडा के परथला चौक पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। यहां ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक मौजूद रहे और इस दौरान आचार संहिता की और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। आगे विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार में सियासी पारा फिर चढ़ने लगा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग रही है? सरकार में ये लोग फिर डबल इंजन की सरकार बताएं, आखिर कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आपको एक बात समझना चाहिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से। अभी तो डबल इंजन की सरकार, ये मांग किससे रहे और देने वाला कौन है? पहले ये हमको जवाब में दे दे कि देगा कौन विशेष राज्य का दर्जा। हम तो कई बार पहले से भी कहते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके नहीं देंगे, इन्हीं की सरकार है। और मांग किससे रहे? खुद भागीदार है सरकार। बालिका गृह को लेकर के शुरू से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, हमको जानकारी मिला है, बहुत ही निंदनीय है। और इस मामले को विशेष रूप से हम लोग कभी चल करके हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। और ये पहले के जो मुख्य आरोपी जो लोग रहे, तोंद वाले, मूंछ वाले, ये अब तक जो है मंत्री वो पकड़े नहीं गए। कौन है ये लोग? ये लोग नीतीश कुमार जी के संरक्षण इन सभी लोगों को। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पीजी एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि नीट पीजी 2022 की परीक्षा को टाल दिया गया है। 12 मार्च को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को 6 से लेकर 8 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। बताते चले कि नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी थी। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नीट परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत
सिद्धांत की बेंच सुनवाई करने वाली थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मेडिकल इंटर्नशिप का हवाला दिया था और कई छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि एक साथ दो बैच को कैसे सभी सीटें मुहैया कराई जा सकती हैं, इसीलिए 12 मार्च को परीक्षा आयोजित कराना ठीक नहीं है। बताते चले कि लंबे आंदोलन और प्रदर्शन के बाद नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू की गई और ये पिछले साल के छात्रों की काउंसलिंग है जिसे बार बार टाला जा रहा था और इसे लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई दिनों तक हड़ताल की थी और मार्च निकाले थे, जिसके बाद आखिरकार अब काउंसलिंग शुरू हो पाई है। बढ़ते आगे, घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट पर ही खुला है और इसमें शुरुआती ट्रेंडिंग में लाल निशान में कारोबार देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में आने के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग शेयर्स में आज मजबूती देखी जा रही है और शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। ओपनिंग में सेंसेक्स 100 अंकों के साथ ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ओपनिंग के कुछ ही मिनट बाद सेंसेक्स 37.73 अंक की गिरावट के साथ 58,750 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी की शुरुआत आज 17,590 के स्तर पर हुई। ओपनिंग के 20 मिनट के अंदर ही सेंसेक्स 42.4 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 58,745.62 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी हरे निशान में आ गया है और 7.60 अंक की तेजी के साथ 17,567 पर ट्रेंड हो रहा है और आज चीनी शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। धामपुर शुगर, मवाना शुगर जैसे शेयर बढ़त के हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और चीनी शेयरों में इसलिए भी तेजी आ रही है क्योंकि चीनी का उत्पादन बढ़ने की खबर कल सुर्खियों का हिस्सा बनी थी। अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। देश में कोरोना के मामलों में गुरुवार की तुलना में काफी गिरावट देखी जा रही है और देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,072 लोगों की मौत भी हुई है। बुधवार की तुलना में कोरोना के मामलों में 13% की कमी आई है और देश में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो ये 9.27% है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है और कोरोना के मामलों के बीच जो चिंता का सबब बना हुआ है, देश में लगातार 5वें दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी है। एफएम न्यूज भी सभी अपने दर्शकों से रोजाना की तरह अपील करता है कि कोई कोताही आप ना बरतें। कोरोना को लेकर सभी नियमों का आप लोग सख्ती से पालन करें। जर्मनी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,36,120 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ये उछाल देखा गया। जर्मनी में कोविड-19 की महामारी में लगी पाबंदियों को खत्म करने की मांग लगातार तेज हो रही है। संघीय सरकार के एक मंत्री ने कहा कि अगले महीने से कई नियम हटाए जा सकते हैं। बुधवार को संक्रमित 2 लाख के को एक जर्मन अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू में न्याय मंत्री मार्को बुशमान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मार्च में बहुत सारे सुरक्षात्मक उपायों को वापस लिया जा सकता है। हालांकि बुशमान ने यह भी कहा कि इस बात पर निर्भर ये करेगा कि क्या नए संक्रमण के मामले फरवरी के मध्य से यानी बीच से दोबारा गिनने शुरू हो पाएंगे, कम होने शुरू हो पाएंगे। बुशमान ने ध्यान दिलाया कि जर्मनी में बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संस्था रॉबर्ट कॉक इंस्टीट्यूट ने ऐसा होने की उम्मीद जताई है। न्याय मंत्री ने सावधान किया है कि अगर कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो हालात बदल सकते हैं। जर्मनी में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का फैसला मोटे तौर पर देश के 16 राज्यों के सरकारों के जिम्मे है। हालांकि संघीय सरकार राज्य सरकारों के प्रमुखों से लगातार मुलाकात करती है ताकि उनकी नागरिक स्वास्थ्य नीति पर सहयोग किया जा सके। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की क्षेत्रीय नेताओं से अगली मुलाकात 16 फरवरी को होनी है और पिछली बैठक 24 जनवरी को हुई थी। इस बैठक में पाबंदियों से जुड़े नियमों को लेकर यथास्थिति बरकरार रखने पर सहमति सभी नेताओं ने जताई थी। बात करेंगे मौसम की। फरवरी के पहले सप्ताह में ही सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में ठंड का कहर जारी है। दिन भर बादल और कोहरा छाए रहने की वजह से अधिकतम पारा सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दिल्ली में गुरुवार का दिन पिछले 19 सालों में सबसे ज्यादा सर्द रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1 फरवरी 2003 को अधिकतम पारा 14.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का था। 71 साल में ये चौथी बार है जब फरवरी में तापमान में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी बादल छाए रहने से की उम्मीद जताई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जैनामणि के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बादल छाए रहने और दिन भर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से दिन में पारे में कमी आएगी। और इससे पहले फरवरी में 1970 में अधिकतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम रहा था। 1994 में 13.9 डिग्री सेल्सियस और 2003 में 14.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने एक दिन पहले बारिश की संभावना जताते हुए गुरुवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया था। अब ऐसे में बुधवार देर रात से ही तेज हवा के साथ मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। सुबह जब लोग सोकर उठे तो धुंध और बारिश की वजह से कंपकपी से ठिठुर गए। सुबह 8:30 बजे तक 0.6 मिलीमीटर और शाम 5:30 बजे तक 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन भर बादल छाए रहने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और लोग ठिठुरते रहे। और उधर दूसरी तरफ हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बृहस्पतिवार को चोटियों पर भरी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। इससे ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश बर्फबारी से हिमाचल में 460 सड़कें बताई जा रही हैं जो कि बाधित हो चुकी हैं, जबकि 642 बिजली ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, द्वितीय केदार माहेश्वरी और तृतीय केदार तुंगनाथ में भी भारी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में 2.5 से 3 फुट बर्फ गिरी, जबकि यहां पहले से 15 फुट ज्यादा बर्फ जमा है। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। और हिमाचल में लाहौल स्पीति के दारचा में बुधवार रात 2 हिमखंड गिरे हैं। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। रोहतांग समेत लाहौल के कई क्षेत्रों में 3.5 फुट तक हिमपात हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के नथा टॉप और पत्नी टॉप के साथ किश्तवाड़ में बर्फबारी हुई। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भी ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में 2.3 मिलीमीटर, जम्मू में 8 mm, कटरा में 9.6 mm बारिश हुई है। श्रीनगर में अधिकतम पारा जो है वो 4.4 डिग्री है। पहलगाम में 2.2 डिग्री और गुलमर्ग में -0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ में सीजन का पहला हिमपात हुआ है, जबकि नैनीताल समेत मंडल के ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे, जोशीमठ के जोगीधारा से आगे और रुद्रप्रयाग, पोखरी, जोशीमठ, मलारी और जोशीमठ औली मार्ग भी बंद हो गया है। चमोली जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां 150 से ज्यादा गांव बर्फ से ढक गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।